पूजा, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जीबीएस फोरम पे आए थे तो उन्होंने एक बोला कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। ठीक है, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो टैक्स कोई भी ज़्यादा देना नहीं चाहता। आप ज़्यादा देना चाहते हो फिरोज भाई? सर, कोई टैक्स ज़्यादा देना नहीं चाहता। हमारे व्यूअर्स भी ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपया टैक्स बचा सकते हैं। आप हमारे साथ सैटरडे को जुड़े हुए हैं, तो हम एक सिंपल सवाल पूछते हैं जो शायद मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। पूजा, हम दोनों भी ट्राई करेंगे। मगर क्या कर सकते हैं कि हम 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स, 8 से 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स बचा सकते हैं? और ये सवाल जानने के लिए मुझे थोड़ा 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 फिरोज भाई की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सुपर निकुंज भाई, काफी सारे सेक्शंस हैं जो आपको टैक्स बचत में काम आ सकते हैं, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ऑप्टिमल टैक्स देना है, ना ज्यादा ना कम, राइट? 50% लोग कम देना चाहते हैं, बट वो प्रोविजंस के आधार पे नहीं, कुछ कैश ले लें उस आधार पे, नियत खराब, राइट? यू हैव टू, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आप ऐसे तो नेशनलिस्ट नहीं हो सकते कि भाई टैक्स की बचत भी कर रहा हूं मैं, मतलब ऑप्टिमल टैक्स पे करना, ना ज्यादा ना कम। तो लेट्स लुक एट 2 सेक्शन बताता हूं। आपकी पहली, आपको क्या मिलता है कि आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे लाख रुपए की कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है पर फाइनेंशियल ईयर। परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उतने के 1 लाख की प्रॉफिट बुक करें हर साल, क्योंकि आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं है उसमें। समझो कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 स्कीमों में लाख रुपए के। अब ये पूरी स्कीमें जो है 10 लाख रुपए की 20 लाख हो चुकी है, तो मेरे पास 10 लाख की कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड है, मैंने बेची नहीं है। तो आप एक को बेचे और वापस खरीद लें भले ही, या दूसरी स्कीम में जो बदलाव करना है वो एक हर फाइनेंशियल ईयर में एक करेंगे, तो आपके 10 लाख रुपए जो गेन बनाई है आपको वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो काफी सारे लोग एक ही साल में 3 लाख बुक करते हैं। तो मैंने कहा भाई अब 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी, बाकी 2 तो वेस्ट हो गए। मार्च में वो कर लेते 25 तारीख को, ये 5 अप्रैल को कर लेते, तो आपके उसके भी 10,000 बच जाते। दैट्स पॉइंट 1। इसमें प्लानिंग निटी-ग्रिटी में लगती है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग नहीं है, पॉइंट 1। दूसरा एक सेक्शन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहां क्लबिंग प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, जो सेक्शन 64 है। उसमें अगर मेरे पास एक मेजर चाइल्ड हो, समझो कि आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप खुद बेच सकते हैं, या अगर आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास मेजर चाइल्ड हो 18 साल की उम्र के ज्यादा, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स बेचने से पहले आप अपने कॉलेज गोइंग किड को दे सकते हैं, उनमें तो कमाई है नहीं। जी। और बेच के गिफ्ट देने के बाद अगर वो बेचेंगे तो 0 टैक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, 7 लाख तक ऑलमोस्ट टैक्स नहीं है। तो क्लबिंग प्रोविजन आपके परिवार में कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है, उसको गिफ्ट देके वो नई वाली फाइल से अगर वो बेचेंगे तो आपकी मार्जिनल टैक्स रेट उनकी अगर 0 है, तो आप अगर समझो 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी, इतने बड़े भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख की प्रॉफिट है और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये 50 लाख के 57 लाख जो हो चुके हैं ये गिफ्ट कर दूं, और 2 बच्चे हुए तो 14 लाख बच गया। हाँ, आपके 14 लाख बच गए। लोग अपनी फाइल में बेच के फिर उनको गिफ्ट देते हैं कैश में, तो फिर टैक्स आप यहां भरना ही पड़ेगा, आपकी फाइल है। तो यू विल हैव टू लर्न, एंड आई पर्सनली थिंक अगर हम शुरुआत इससे करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है, तो सामने वाला पहले ही स्विच ऑफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिंपल है, सिंपल करने की जरूरत है, और सिंपल करने के लिए पहले तो आपको सिलेबस छोटा करना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुकें डरा देती, सिलेबस को छोटा कर लें, 5 सेक्शन 1 साल में पढ़ लें। मेरे हिसाब से 2 साल में 5-5 सेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा काम हो गया। एंड आई हाईलाइटेड सेक्शन 44 हाईलाइट किया था मैंने पहले वाले कॉन्वर्सेशन में। क्लबिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 112 है शायद मेरे हिसाब से, जो 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी। ये 3 प्रोविजन को आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं वो तो करें, क्योंकि सैलरी पे आप नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरी हेड जो कैपिटल गेन हेड है वहां काफी सारे प्रावधान हैं जो आपके काम आते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं पूजा, ये छोटी छोटी बातें हैं आपकी टैक्स को बचा सकती हैं। हम हिंदुस्तान में एक वर्ड बोलते हैं ना, जुगाड़।
तो टैक्स के अंदर भी समझदारी का वर्ड होना चाहिए कि भाई ये आपको अवेलेबल है, ये फ्रेमवर्क में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपको ही बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो इनको इग्नोर ना करें। हम ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते हैं, कोई भी ज़्यादा टैक्स देना नहीं चाहता है, मगर क्या हम समझदारी से, जैसे फिरोज भाई ने बताया, क्या हम जो प्रोविजंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल उदाहरण दूं तो आपके पास गाड़ी है, अगर आप गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो आप सर्विसिंग के पैसे बचा रहे हैं, मगर गाड़ी का आपका एवरेज खराब हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात हो गई ना। तो वही वाली बात है यहाँ पर। बिल्कुल, तो टैक्स प्लानिंग बेहतर तरीके से करना ये काफी जरूरी है, और उसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। गौरी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो कि अभी फिरोज जी से सवाल पूछा कि जो हमारा दर्शक है वो तो एंड ऑफ द डे यही जानना चाह रहा है कि ये जो टैक्स कट रहा है वो बचाए कैसे। तो आप क्या सलाह देंगी, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, स्पेशली जो हमें कुछ फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स भी ये शो हमें आज देख रहे होंगे, उनके लिए भी सलाह दीजिए, वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जो कैपिटल गेन 1 लाख का आता है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हर साल हमें ये 1 लाख का कैपिटल गेन, और अगर हम घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हर किसी के डीमैट अकाउंट से या म्यूचुअल फंड अकाउंट से हमें 1 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर लेना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है 7 लाख की, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि अगर हम 7 लाख तक का करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि 18-20 साल का हमारा घर में कोई बच्चा है जो कॉलेज जाता है, तो उस केस में अगर वो 7 लाख का कैपिटल गेन अर्न करेगा तो उसको 7 लाख की इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो अलग है। वो अलग सेक्शन में फ्लैट रेट 10% पे जाएगा। हाँ, उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की जो बेनिफिट है वो मिलेगा, वो न्यू रिजीम में 3 लाख और ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख है, लेकिन 7 लाख की रिबेट उसको शायद नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है उसका जो टैक्स सेविंग है वो कम हो जाएगी। बट हाँ, 1 लाख और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो हम सब अवेल कर सकते हैं, अगर हमारी कोई और इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अदरवाइज 1 लाख। अब बात करते हैं कि बाकी टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सैलरी की भी बात कर रहे हैं और हम बिजनेस की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें कई बार मैं लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपने अकाउंट्स टीम के साथ या एचआर टीम के साथ बैठ के आप एक बार देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप सैलरी में जाना चाहते हैं, एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं, या ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट काम करना चाहते हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अलग अपने कॉन्स हैं और ऑफ कोर्स प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, तो मैं दोनों ही बता देती हूँ फटाफट से कि अगर आप सैलरीड हैं तो देखिए आपको कोई खर्चा तो अलाउड है नहीं, आप जो डिडक्शंस ले सकते हैं आप वो ही ले पाएंगे, वो भी ज्यादातर ओल्ड रिजीम में है, न्यू में नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं तो उस केस में आप सारे खर्चे अपने बुक कर सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी ने आपको 12 लाख का अमाउंट साल में दिया है, तो उस 12 लाख को कमाने के लिए आपने अपना जो गाड़ी का कन्वेंस, आपने जो गाड़ी पे पेट्रोल लगाया है, या आपने कोई ड्राइवर रखा है, या आपने कोई अपने लिए हेल्प रखी है, या आपने अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कोई कोर्स किया है, या ऐसा कोई भी आपका फोन का बिल है, या कोई भी ऐसा खर्चा है, आप इसमें क्लेम कर सकते हैं जो आप सैलरी में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको देखना है कि आपका एम्प्लॉयर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपको निकाल दे, आपको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं जैसे कंपलसरी आपका पीएफ और ईएसआईसी वो नहीं मिलेगा। तो एक आपको अपना देखना है कि आपको क्या बेनिफिट कहाँ पे ज्यादा लग रहा है। अगर आपको सैलरी लेने में ज्यादा बेनिफिट है तो आप सैलरी में जाइए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहने में ज्यादा बेनिफिट लग रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सैलरी में बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं और काफी हद तक वो टैक्स बचा लेते हैं, टैक्स प्लानिंग करके, टैक्स इवेजन करके नहीं। क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं और अपने खर्चे बुक करके आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल लीगल है, आज पर लॉ है, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको पहले स्टडी करने हैं, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। और हाँ, आपका एम्प्लॉयर भी आपको ये बेनिफिट देना चाहे, वो अग्री करे कि आप फ्रॉम एम्प्लॉयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल आप शिफ्ट हो जाए या वाइस वर्सा, व्हाटएवर जो आपको ज्यादा सूट करता है, तो ये डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयर से एक बार बात करनी होगी।
तो ये बहुत कुछ बेहतरीन सलाह गौरी जी की तरफ से आई है। लेकिन अभी सर हम क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, हम आगे उनको और भी शामिल करेंगे। कुछ नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन न्यू टैक्स रेजीम को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वेद जैन भी मौजूद है। वेद जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो न्यू टैक्स रेजीम आई है, अगर ओल्ड टैक्स की बनस्पत देखें तो आपका क्या कहना है, किस तरीके से इसे और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में ये कहना है कि साहब हम कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आपको, और आपका हमने टैक्स रेट कम कर दिया है, और इसको एनकरेज करने की कोशिश है। ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के एंगल से देखूं और परचेजिंग पावर हाथ में टैक्स पेयर के बढ़ाने के एंगल से देखूं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मेरी इनकम जैसे सरकार का कहना है 7 लाख है, और उसको मैं टैक्स बचाने के लिए 3 लाख रुपए अगर पीपीएफ में जमा करा दूं, एनएससी ले लूं, या मैं फिर मेडिक्लेम के लिए पॉलिसी ले लेता हूं, या किसी हाउसिंग लोन का ले लेता हूं, तो मेरा टैक्स नहीं बनता, तो वो परचेजिंग पावर उसके हाथ में कम होती है। तो सरकार ने कहा 7 लाख रुपए तक की आप इनकम रहिए, कोई एग्जम्पशन की जरूरत नहीं, आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। एक तरह से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, टैक्स पेयर का टैक्स भी कम लगता है, ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन इसमें 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं कि जो टैक्स पेयर को सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करना है अपने आप के लिए, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। जो ये छूट दी जाती है कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिए, या पीपीएफ ले लीजिए, या फिर हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट दी जाती है, इसके पीछे एक सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करने का प्रोग्राम। जो टैक्स पेयर टैक्स देता है वो ये उम्मीद करता है कि जब मैं सरकार को अगर टैक्स दे रहा हूं तो कल को मेरी जरूरत पड़ी तो सरकार मेरी मदद करेगी और सरकार मुझे कुछ देगी। इतने बड़े देश में 140 करोड़ देश की जनता में सरकार के लिए मुश्किल है ये कहना कि कल को जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कुछ पेंशन या कुछ दे सकेंगे। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए 1961 से आज तक जो कानून बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि आप अपनी सोशल सिक्योरिटी खुद क्रिएट कर लीजिए ईयर टू ईयर, और हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। तो इसीलिए जब आप कहते हैं एक ब्रेड अर्नर है, लोन ब्रेड अर्नर है, उसको लगता है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार में क्या होगा, तो वो इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, और सरकार उसको एनकरेज करती है कि भाई ये सोशल सिक्योरिटी इसको क्रिएट करनी जरूरी है, और इसलिए अगर ये 5,000 या 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो हम टैक्स नहीं लेंगे, हम इसको एनकरेज करते हैं। इसी तरह से जिसके पास आज की डेट में कोई भविष्य में कोई स्कीम बनानी है, रिटायरमेंट के लिए बनानी है प्लान, तो सरकार तो कोई आज की डेट में पेंशन नहीं देगी, तो उसको एनकरेज करते हैं कि भाई आप आज की डेट में नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर दीजिए सालाना कुछ, तो आपको जब 50 से 60 साल के हो जाएंगे तो आपको कुछ पेंशन मिलेगी। इसी तरह से आप सोचते हैं कि आप यंग हैं आज की डेट में और आपको सेविंग करनी है और बाद में कोई मकान चाहिएगा, क्योंकि मकान नहीं है, तो सरकार एनकरेज करती है हाउसिंग प्रमोट करने के लिए, सबका घर हो, कि आप घर ले लीजिए, लोन की रिपेमेंट करेंगे तो हम इंटरेस्ट की आपको छूट देंगे। इसीलिए सरकार की बीमारी के बारे में होता है कि भाई बड़ी बीमारी होगी तो उसके खर्चे कहाँ से चलेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे, तो सरकार कहती है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, उसकी आपको छूट मिलेगी। हमारे टैक्स सिस्टम का एक और पहलू है ग्रीवियंस सिस्टम करना। जो डिस्प्यूट सिस्टम्स होते हैं इसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, और काफ़ी टैक्स पे उससे परेशान भी हैं, नियम नहीं समझ पा रहे हैं। राजीव जी, आपका क्या कहना होगा उस पर, और इसमें सुधार करने के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है जो हमारा टैक्स का रिड्रेसल सिस्टम है उसे? नहीं पूजा, आपने बहुत राइट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज 97% केसेस आर एक्सेप्टेड एज इट इज, देयर रिटर्न्स आर एक्सेप्टेड, वहाँ कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई नहीं होता है। पर जो 3% केसेस जो सिलेक्टिव स्क्रूटनी में हो जाते हैं, सब लिटिगेशन में चले जाते हैं, और वो लिटिगेशन में काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ क्या हुआ है कि गवर्नमेंट इज अ मेजर लिटिगेटर। सपोज आपने फर्स्ट लेवल में, सपोज कमिश्नर अपील के लेवल में कि डीआरपी लेवल में आप सक्सीड हो गए, तो गवर्नमेंट विल इमीडिएटली गो टू द नेक्स्ट फोरम, दैट इज ट्राइब्यूनल लेवल, एंड वहाँ 80 to 85% केसेस आर फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लिए हैं कि अप टू सर्टन लिमिट्स केसेस विल बी नॉट बी फाइल्ड बट विल बी विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट the percentage is quite high, so that is a major difficulty. And every small case, wherever you have succeeded, you have to keep litigating, and once it gets in litigation, it goes right up to Supreme Court if it is a important question. वो एक बहुत तकलीफ का काम है। दूसरा क्या हुआ है कि कमिश्नर अपील्स फेसलेस होने के बाद में, फेसलेस के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है असेसमेंट लेवल में।
बट उसके साथ में काफ़ी दिक्कत ही बहुत आ रही है, बिकॉज वो बहुत अभी तक वो सिस्टम बराबर सेट नहीं हुआ है, और जो ऑफिसर जो करते हैं उनको फुल एक्सपीरियंस नहीं है, फुल नॉलेज नहीं है, और उनको दे डू नॉट नो व्हाट टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू सी द क्वेश्चंस व्हिच आर रिप्लाइड बाय द एसएससी। आई थिंक वहाँ काफ़ी दिक्कत हो रही है, उसके कारण काफ़ी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। उसके साथ में बाद में अपन सीआईटी अपील के पास जाते हैं, कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, कमिश्नर अपील की केसेस हो ही नहीं रही है उस फैसलेस में। 3 साल से कुछ गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है 5 लाख केसेस पेंडिंग पड़ी है 3 साल से। अभी इतने केसेस आ गए तो गवर्नमेंट को तो पैसा 20% तो गवर्नमेंट रिकवर कर देती है इमीडिएटली डिस्प्यूटेड टैक्स का, बट एसएससी अटक जाता है, उसके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं और रिलीफ नहीं मिलता है। वो सुधार करने की जरूरत है। टाइम बाउंड कुछ करने के लिए बहुत जरूरी है उसमें, और वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो करना है वो करने की बहुत जरूरत है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की है, पर वो भी कुछ फंक्शन नहीं कर रही। अभी बोल रहे हैं शुरू करेंगे, पर वो भी नहीं हो रहे, बट दैट आल्सो ओनली फॉर स्मॉलर एसएससीज। आई थिंक दैट इज व्हाट इज वेरी इसेंशियल। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हैज टू बी देयर। अगेन हाई कोर्ट में व्हेन इट गोज टू हाई कोर्ट 10-10 साल तक आपकी केसेस आती नहीं है, एडमिट होकर पड़ी जाती, ऐसे ही पड़ती है। इनकम टैक्स ही बोल रहा हूँ, बाकी तो सिविल के तो कितने साल लगती है पता नहीं, बट इनकम टैक्स के केसेस तो बाय द टाइम लिटिगेशन शुरू होता है, तो बाय द टाइम यू रीच टू सुप्रीम कोर्ट इट टेक्स अबाउट 13 to 15 years। फास्ट ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ अगेन हमारे व्यूअर्स जिसे कनेक्ट कर सके, रिफंड को लेकर के सरकार का क्लेम है कि रिफंड फास्ट ट्रैक हो चुके हैं, 15 से 20 दिन में आपको रिफंड आ जाता है। क्या ये हकीकत है या सरकार का क्लेम है? नहीं, आपने बहुत राइट क्वेश्चन पूछा है। 97% केसेस जो किसके कोई डिफरेंस नहीं है उनके 26 एज जो फॉर्म बोलते हैं और अपना जो रिटर्न भरते हैं उसमें डिफरेंस नहीं होता, 15 दिन में सब क्लियर हो जाता है। अच्छा। बट वहां कोई भी डिफरेंस हो गया 26 एज का जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है और अपना रिटर्न में फर्क पड़ा, तो देन इट गेट्स इनटू लिटिगेशन एंड देन देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंसाइल बिटवीन देयर रिकॉर्ड्स एंड आवर रिकॉर्ड्स। ये इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स दोनों में हो रहा है? सबके लिए वही है। अगर किसी को 60-70 हजार रुपए का क्लेम अगर आता है तो उसको लिटिगेशन में जाना है तो सेटल होने में 2-3 साल लग सकता है, आराम से हो सकते हैं। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की 2 साइट्स है, एक सीपीसी बोलते हैं जहां अपने सब रिटर्न्स वगैरह प्रोसेस होते हैं, और आईटी में पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, और 360 डिग्रीज बोलते हैं, 360 डिग्रीज का वो पोर्टल में और सीपीसी में आर रन बाय 2 डिफरेंट एजेंसीज। उसके साथ तो कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं है। वहां रिफंड दिखता है पर आईटी में पोर्टल बोलते हैं हमको इन्फॉर्मेशन आई नहीं, हम रिफंड देंगे नहीं आपको। तो उसके कारण जो चक्कर हो रहे हैं सभी, और असेसिंग ऑफिसर को फिजिकली कोई अथॉरिटी नहीं, इट हैज टू गेट पास फ्रॉम दैट साइड, and which is creating a lot of difficulties. Once your case gets picked up for scrutiny, you go through all these difficulties. बिल्कुल। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके इसके थ्रू सरकार को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप टैक्स सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं, और दर्शक तो हमें सुन ही रहे हैं और उनको भी हमें ये समझाने की कोशिश की अभी कि किस तरीके से वो अपना टैक्स बचा सकते हैं।